नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गंगवार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल गंगवार पर। पिछली क्लास में मैं आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बात करते हैं क्रिया की। क्रिया शब्द जो है वो किर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना या होना। अर्थात क्रिया की परिभाषा की बात करते हैं तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं कर्ता के लिए। वे शब्द जो किसी क्रिया के द्वारा कार्य को संपन्न करते हैं उन्हें हम कर्ता कहते हैं, या वे शब्द जो क्रिया करते हैं कर्ता कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कर्म की। कर्ता अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए या जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिया करता है, उस उद्देश्य को हिंदी व्याकरण में हम कर्म कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे हमारा राम है कर्ता और पुस्तक हमारा कर्म है और क्रिया हमारी पढ़ता जो है वो हमारा क्रिया शब्द है। अब हम बात करते हैं आगे क्रिया के साधन की। क्रिया का साधन, कर्ता जिन माध्यम से या जिन साधन से क्रिया को संपन्न करता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया का साधन कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया का आधार। कर्ता अपनी क्रिया जिस स्थान पर पूरी करता है, उस स्थान को क्रिया का आधार कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम वाक्य लेते हैं अपना, राम घर में, लिख देता हूँ, राम घर में भाई से हिंदी पढ़ता है। अब ये एक ऐसा शब्द है, इसमें हमारा राम कर्ता होगा क्योंकि राम के द्वारा क्रिया की जा रही है। पढ़ता हमारा क्रिया होगा, ठीक। हिंदी हमारा जो होगा, क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है, या क्या तो हिंदी हमारा कर्म होगा। भाई से पढ़ता है, ये हमारा साधन होगा। और घर में पढ़ता है, ये क्रिया का आधार होगा। इस एक बात से हम पूरा समझ सकते हैं कि कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया का स्थान और क्रिया का आधार। अब हम बात करते हैं धातु की। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया में मूल धातु छिपी रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि चलना, चलना में मूल धातु होगी चल। पढ़ना, लिखना, लिखना में मूल धातु क्या होगी? लिख। तो ये चल और लिख जो है ये हमारे मूल धातु है या धातु है। अब बात करते हैं धातु के प्रकार की। मुख्यतः धातु के दो प्रकार होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा संयुक्त। संयुक्त या यौगिक, यौगिक लिख लो, यौगिक धातु। पहली बात करते हैं मूल धातु की। ऐसे शब्द जिनमें प्रत्यय का जोड़ तोड़ ना हो, प्रत्यय उपसर्ग का जोड़ तोड़ ना हो, या वे शब्द जो बिल्कुल स्वतंत्र लिखे जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का प्रत्यय उपसर्ग ना लगा हो, ऐसे शब्दों को हम मूल धातु कहते हैं। जैसे कि बस पर चल, तो च हमारा क्या होगा? मूल धातु होगा।
ठीक है, क्योंकि इस पर किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं जैसे कि घर जा। अब जा हमारा क्या है, मूल धातु है, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो मूल धातु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक धातु की। वे शब्द जिनमें जैसे कि मूल धातु में प्रत्यय, उपसर्ग या फिर संज्ञा सर्वनाम को बदलकर क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द हमारे यौगिक धातु कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पढ़ शब्द है और उसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा दें तो हमारा हो जाएगा पढ़ना। ये मूल धातु है हमारा, ये प्रत्यय हो गया और ये हमारा यौगिक धातु हो गई पढ़ना। जैसे कि अगर हम कुछ शब्द ऐसे हैं कि धातु प्लस धातु करके बनाते हैं, जैसे कि हम ले लें खेल और कूद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खेल कूद। ऐसे ही शब्द हैं हमारे पढ़ लिख कर, उसका क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा पढ़ लिख कर। जैसे कि अब हम सर्वनाम संज्ञा से देखते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम से बनते हैं, जैसे कहते हैं हाथ, तो इसको जब हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं तो इसका हम कर देते हैं हथियाना। लात का लतेयाना। इस तरीके के जो शब्द बनते हैं वो हमारे यौगिक धातु कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम क्रिया के भेद की। क्रिया के मुख्य रूप से कर्म के आधार पर लिख देता हूं, पहले मैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो पहले हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, अब आप शब्द से ही देख लीजिए, सकर्मक कहने का मतलब कर्म के साथ। वे शब्द जो कर्म जिनमें कर्म के साथ क्रिया की जाती है, या वह वाक्य जिनमें कर्म के साथ क्रिया की जाती है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम हमारे यहाँ पे करता है और पढ़ता क्या है, क्रिया है, और पुस्तक हमारा यहाँ पे कर्म होगा। अब जैसे सकर्मक और अकर्मक निकालने की एक और तरीका है कि इसमें जब हम सकर्मक में प्रश्न करते हैं क्यों या किसको, तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई उत्तर प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि राम क्या पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया शब्द से ही देख लेते हैं। अकर्मक कहने का मतलब जिन शब्दों में कर्म नहीं दिया होता है, ऐसे शब्दों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या यह कह लें कि जिसके साथ बिना कर्म की क्रिया की जाती है, ऐसे शब्दों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम रोता है। अब यहाँ क्या है, राम रोता है। राम क्यों रोता है, किसको रोता है, नहीं पता, इसलिए ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। एक बात और बता दूं मैं, जैसे कि मैंने आपको सकर्मक में उदाहरण दिया था कि कुछ भी लिख लो, लखन फल खाता है, ये हमारा सकर्मक का है। यहाँ पर फल क्या है, हमारा कर्म है। जब इसमें कर्म दिया है इसका मतलब ये सकर्मक है, और इसमें नहीं दिया है कर्म, इसका मतलब यह अकर्मक है। एक बात और मेन पॉइंट है कि यहाँ जो क्रिया होता है, तो क्रिया का फल किसको मिलता है, कर्म को मिलता है। अगर हम देखेंगे कि राम फल खाता है, क्या खाता है, फल को खाता है, कहने का मतलब राम की क्रिया जो हो रही है वो फल के ऊपर हो रही है, फल को खाने में हो रही है।
यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता को मिलता है। ठीक है, जैसे कि राम रोता है, कौन रोता है, क्या रोता है, राम रोता है। तो जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो ऐसे शब्दों को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया की और लिख दे रहा हूं मैं, प्रयोग। रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य क्रिया, सामान्य या साधारण क्रिया। इसे समझते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति को हम सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम बोल दें राम आया, लखन गया। यहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो यहाँ इसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य या साधारण क्रिया। अब दूसरे की बात करते हैं हम, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अमर मेरे घर आते जाते रहना। यहाँ पर देखिए आते जाते रहना, आते जाते अब एक साथ तो आएगा जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, आते जाते को क्रिया के रूप में, उसके सेंस के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, जैसे राम खाने लगा, राम खाने लगा। अब यहाँ पर क्या है, राम खाने लगा, यहाँ भी 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, खाने लगा। कहने का मतलब उसने 2 क्रियाएं को संयुक्त रूप में मिलाकर जो कि एक क्रिया बनाई गई है, खाने लगा। तो ऐसी क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं नामपद क्रिया की। तीसरा है हमारा नामपद क्रिया। नामपद क्रिया, नामपद क्रिया क्या होता है, जो शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को जब हम उनके क्रिया के रूप में बदलकर प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम नामपद क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया था मैंने, जैसे कि गर्म है, अगर हम इसको जब बदल देते हैं क्रिया में तो हम बोल देते हैं कि गर्माना। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द है, जैसे कि हम कहें लात, तो इससे क्या बना देंगे हम, लतियाना। ठीक, हाथ का हथियाना, बात का बतियाना। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, नामपद क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तीसरा नंबर था हमारा, ये चौथे नंबर की बात करते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं की। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे प्रेरणा उत्पन्न होकर जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्रेरणार्थाएं क्रियाएं कहते हैं। या ये कह लें कि किसी कर्ता कोई किसी दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करता है, ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कह दें कि राम ने अपने भाई से
पत्र पढ़वाया। अब ये क्या है, उसने अपने भाई से पत्र पढ़वाया। कहने का मतलब ऐसे शब्दों के बीच में आना, बाना, वाला इस तरीके के शब्द लगे होते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह एक अंदर से प्रेरणा मिलती है कार्य करने की, जैसे कि मुझे फल खाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया के बाद पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा भाग है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक जब कर्ता एक के बाद एक कार्य करता है। समझना बात के लिए, जब कर्ता एक के बाद एक कार्य करता है तो ऐसे सब क्रिया शब्दों को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। जैसे सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी। इसे समझते हैं। देखिए क्या है, सीता खाना खाकर फिर स्कूल जाएगी। इसका क्या मतलब है कि स्कूल जाएगी, लेकिन उससे पूर्व क्या करेगी, खाना खाकर स्कूल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा खाकर है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि और उदाहरण है, राम नहाकर खाना खाएगा। ऐसे जो एक साथ क्रियाएं एक के बाद एक की जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब कुछ अन्य प्रकार की क्रियाएं हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि जिनमें पहले ये हम बता रहे हैं आपको रंजक क्रिया। रंजक क्रिया ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये वे क्रियाएं जो बोली तो एक साथ जाती हैं, लेकिन संयुक्त रूप में, जैसे संयुक्त में दो क्रियाओं का यूज करते थे, दो क्रियाओं का इसमें भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतर इतना है कि यहाँ पर एक क्रिया जो होती है वो अपना अर्थ छोड़ देती है और एक क्रिया अपने अर्थ को पूरा करती है। उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे कि कोई अपने, जैसे माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा सो जाओ। अब यहाँ कह रही है बेटा सो जाओ। अब सोने के लिए कह रही है माँ। अब यहाँ बेटा सोएगा तो कहीं जाएगा थोड़ी ना, यहाँ तो ऐसे ही जाओ लिख दिया है। एक कहने का मतलब है बेटा सो जाओ। तो यहाँ पर जो जाना क्रिया है, कहीं जाना नहीं है, वो सोने के लिए बोल रही है, इसलिए यहाँ पर जाना क्या है, यह अपना अर्थ छोड़ देता है और सो जो हमारा है सोने के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। दूसरा है हमारा कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। अब यहाँ पर बैठ क्या है, बैठने के लिए बोल रहा है कोई। जैसे मैं ही बोल दूं कि कृपया बैठ जाइए, अब मैं बैठने को बोल रहा हूँ, जाने को तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पर जाइए क्या है, अपना अर्थ छोड़ देती है और यहाँ पर जो क्या है वो अपना अर्थ पूरा करती है। अब जैसे संयुक्त में क्या होता था, दोनों काम साथ होते थे। जैसे कि मोहन खाना खाने लगा, ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई काम छोड़ दिया हो, खाना भी खाना शुरू कर दिया और लग गया उसमें। तो ऐसे दोनों कार्य उसमें संयुक्त क्रिया में क्या होते हैं, दोनों कार्य साथ होते हैं। लेकिन रंजक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया अपना अर्थ छोड़ देती है और दूसरा क्रिया अपना अर्थ पूरा करती है। अब हम बात करते हैं रंजक क्रिया के बाद, करते हैं सहायक क्रिया की बात। सहायक क्रिया मुख्य क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ क्रियाएं जो वाक्यों को पूर्ण करती हैं, वाक्य में लगाई जाती हैं। यह इनका मुख्य कार्य बस इतना होता है, ये मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया बोला जाता है और यह मुख्य क्रिया के कार्य को बताती हैं। जैसे मैं कह दूं कि राम स्कूल
जा रहा था। अब बात यह है कि स्कूल तो जा रहा था, जा रहा है, जा रहे हैं या जाएंगे, तो इस प्रकार की जो रहा था ये है, ये हमारी सहायक क्रिया है और ये हमारे मुख्य क्रिया के काल को बताती है कि कार्य को कब किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम संज्ञार्थक क्रियाएं। संज्ञार्थक क्रियाएं मुख्यतः वाक्य हमारे संज्ञा सर्वनाम से ही शुरू होते हैं, लेकिन जब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि हम पहले क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संज्ञार्थक क्रियाएं कहते हैं। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली क्रियाओं को संज्ञार्थक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, लाभदायक होता है, अब यहाँ पर जो हमारा टहलना प्रयोग किया गया है यह हमारा संज्ञा के स्थान पर किया है या शुरू में किया गया है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं कि झगड़ना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा शुरू में झगड़ना प्रयोग किया गया है ये हमारा संज्ञार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्त, और आज के लिए क्रिया में इतना ही। फुल डिटेल आपको मिली। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कल मैंने आपको विशेषण बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और विद नेम लिखेंगे। धन्यवाद।